नमस्कार साथियों, मैं सचिन सबनीस एडवोकेट अपने YouTube चैनल एसएस लीगल लिटरेसी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आदेश 6 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बारे में डिस्कशन करेंगे। आदेश 6 जो कि प्लीडिंग से संबंधित है, और प्लीडिंग को हमें जब समझना है, क्योंकि सिविल प्रकरणों में प्लीडिंग का बहुत अधिक महत्व होता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्लीडिंग सिविल प्रकरणों की आधारशिला होती है, नींव का पत्थर होती है। यदि प्रॉपरली प्लीड नहीं किया जाता है तो लोअर कोर्ट से लेकर उच्चतम न्यायालय तक व्यक्ति न्याय प्राप्ति से वंचित हो सकता है। तो इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि प्लीडिंग किस प्रकार से की जाना चाहिए, और उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को जो है पूर्ण अंत तक देखना है। हम प्रयास करेंगे कि हम सभी बातों को अपने इस वीडियो में डिस्कस करें। प्लीडिंग्स के लिए जैसे आदेश 6 में नियम 1 से नियम 18 तक की व्यवस्थाएं दी गई है, और जिसमें बताया गया कि प्लीडिंग्स मतलब वाद पत्र या लिखित कथन। मतलब वाद पत्र से आशय आपका प्लेंट, वाद पत्र के संबंध में कि क्या क्या वाद पत्र में होना चाहिए, उसके संबंध में संपूर्ण व्यवस्था आदेश 7 में दी गई है, और लिखित कथन के संबंध में संपूर्ण व्यवस्था आदेश 8 में दी गई है। लेकिन कॉमनली जो दोनों में होना चाहिए, मतलब वाद पत्र में भी और लिखित कथन में भी, तो उसके संबंध में कि प्लीडिंग्स में क्या होना चाहिए, वो आदेश 6 में इस संबंध में व्यवस्था दी गई है। तो आदेश 6 नियम 1 तो ये हुआ कि वाद पत्र या लिखित कथन होता है। अब पीसी मोगा साहब की पुस्तक लॉ प्लीडिंग्स इन इंडिया में इसकी परिभाषा भी दी गई है, और परिभाषा में यह बताया गया कि प्लीडिंग जो है प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिखे गए व तैयार किए गए कथन होते हैं। मतलब ये ऐसे कथन हैं जो पक्षकार द्वारा लिखकर तैयार करके और न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। वादी यदि कोई लिखित लिखकर कथन न्यायालय में पेश करता है तो वह वाद पत्र कहलाता है, और प्रतिवादी की ओर से उस वाद पत्र का जवाब दिया जाता है, वह जवाब दावा कहलाता है, या हम उसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। मूल रूप से जो प्लीडिंग का उद्देश्य बताया गया है, वह प्लीडिंग का उद्देश्य जिसमें मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजीराम AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि प्लीडिंग्स का मूल रूप से उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक पक्ष को उसके विरुद्ध किए गए अभिवचनों का ज्ञान हो जाना चाहिए। न्यायालय को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि दोनों पक्षकारों के बीच में वास्तव में विवाद का क्या कारण है, और ये बताने के लिए प्लीडिंग्स जो है वो की जाती है। अब आदेश 6 नियम 2 CPC को देखते हैं, तो आदेश 6 नियम 2 में यह कहा गया कि मटेरियल फैक्ट्स का अभिवचन किया जाना चाहिए प्लीडिंग्स में, न कि साक्ष्य का। मतलब अभिवचनों को जो प्रमाणित करने के लिए एविडेंस होती है, उन साक्ष्य को हम जो है उसको अभिवचन न करें, हम सिर्फ उन मटेरियल फैक्ट्स का उसमें अभिवचन करें और बताएं कि जिसके आधार पर वाद प्रस्तुति का कोई कारण बनता है कि क्यों दावा प्रस्तुत करना पड़ा, उसके संबंध में जो मटेरियल फैक्ट्स है उसके संबंध में अभिवचन करें। साथ में यह बताया गया कि जो प्लीडिंग्स की जाती है वह आवश्यकता अनुसार पैरा में, छोटे छोटे पैरे में लिखी जाएगी। एक क्रम, उसकी क्रम संख्या, पैरा की क्रम संख्या डाली जाएगी। आदेश 6 नियम 2 में ही यह बताया कि यदि प्लीडिंग्स में जैसे कोई दिनांक का उल्लेख है, कोई राशि का उल्लेख है, तो ये दिनांक है, राशि है, उसको शब्दों में और अंकों में दोनों में उसमें अभिवचनित किया जाएगा। तो इस प्रकार आदेश 6 नियम 2 की व्यवस्था है। अब आदेश 6 नियम 3 में प्रारूप के बारे में बताया गया कि अभिवचनों का प्रारूप कैसा होगा। सीपीसी में
जब सारे आदेश नियम समाप्त हो जाते हैं, मतलब आदेश 51 के बाद में, तो वहां पर कुछ परिशिष्ट दिए गए हैं और परिशिष्ट में कुछ ऐसे प्रारूप बताए गए हैं जिसमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वाद पत्र प्रस्तुत होंगे। तो उनके बारे में कौन कौन से वाद प्रस्तुत होंगे उसके बारे में उनका प्रारूप दिया है परिशिष्ट क में। यहां पर आदेश 6 नियम 3 में यह बताया गया कि जैसे प्रारूप उसमें बताए गए हैं परिशिष्ट क में, उस अनुसार वाद पत्र का या वादोत्तर का प्रारूप होगा। यदि जो सिचुएशन उसमें बताई गई या जो वाद पत्र, मान के चलिए कि कोई अन्य प्रकार का हमें वाद प्रस्तुत करना है, लेकिन जिसके बारे में इसमें नहीं बताया गया है सीपीसी में आखिरी में, तो फिर उस अनुसार जैसा कि वो बताया गया वहां पर, उस अनुसार जो है वाद पत्र के अभिवचन किए जाएंगे। ये नियम 3 में बताया गया। नियम 4 में क्या कहा गया कि आवश्यक विवरणों का दिया जाना। अब आवश्यक विवरणों का जो दिया जाना बताया गया है, उसमें मान की चले कि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है पक्षकारों के बीच में जहां वो बताता है कि मेरे साथ ये जो कार्रवाई हुई है वो किसी फ्रॉड के तहत हुई है, कपट की बात करते हैं, कोई न्यास भंग की बात करते हैं कि पक्षकार का कहना है कि मेरे साथ हमारे बीच का जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है उस बारे में कोई बात करते हैं, या ये कहा जाता है कि किसी प्रकार से कोई डिफेक्ट हुई है, व्यतिक्रम हुआ है, उसके बाबत अभिवचन। तो जहां इस प्रकार की कोई बातें का उल्लेख करना है, वहां पर यह आदेश 6 नियम 4 में कहा गया कि विशिष्ट रूप से उन बातों का उल्लेख अभिवचन में किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से उसमें बताया जाना चाहिए कि किस तरीके से, किस दिनांक को, कहां पर इस प्रकार का फ्रॉड है या मिथ्या विद्वेषण है या प्रपीड़न है या अन्य इस प्रकार की जो बातें हैं वह किस प्रकार से की गई है, उनका विशिष्ट रूप से ब्यौरा दिया जाना चाहिए। आदेश 6 नियम 5 जिसको कि विलोपित कर दिया गया, आदेश 6 नियम 6 को देखते हैं हम, जिसमें बताया गया कि यदि कोई पक्षकारों के बीच में पूर्ववर्ती शर्तें तय हुई है, मतलब कि किसी मान की चले कोई अनुबंध हुआ, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी, उसमें अगर उन दोनों के बीच में ऐसी बातें हुई है कि भाई पहले तुमको ये करना होगा और वो करोगे तब मैं इस प्रकार से करूंगा, तो उन पूर्ववर्ती शर्तों को भी स्पेसिफिक रूप से उसका अभिवचन वाद पत्र में किया जाना चाहिए। अगर डिफेंस में कोई ऐसी बात है जिसको कि वादी द्वारा वाद पत्र में छुपाया गया है कि उन बातों को, तो डिफेंस में उन बातों को जो है जवाब में उसमें उस बात का अभिवचन किया जाना चाहिए। अब यह रही आदेश 6 नियम 6 की स्थिति। अब आदेश 6 नियम 7 में बताया गया कि पूर्व अभिवचनों से मुकरने की मनाही है। मान के चले कि पूर्व में, चाहे उसी वाद में या पूर्व किसी वाद में, अन्य किसी प्रकार के अभिवचन लेकर कोई पक्षकार लड़े हों आपस में, उसके बाद में फिर अभिवचन किया जाता है जो कि पूर्ववर्ती जो अभिवचन हुए हैं उनसे असंगत है या उनसे बिल्कुल विपरीत जाकर उनका आते हैं ऐसे कोई अभिवचन, तो उन अभिवचनों को नहीं लेने के संबंध में आदेश 6 नियम 7 में बताया गया है। अब आदेश 6 नियम 8 को देखते हैं कि 6 नियम 8 क्या है। तो वह संविदा से इनकारी के संबंध में बताया गया है, जिसमें कहा गया कि जहां संविदा का अभिकथन किया गया है वहां उसे अभिव्यक्त करने के लिए उचित कथनों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब मान के चले कि दोनों पक्षों के बीच में कोई संविदा है, काफी लंबी कोई एग्रीमेंट लिखा हुआ है, तो यह आवश्यक नहीं कि पूरे एग्रीमेंट के जो है सारे, मान लीजिए तात्विक तथ्य भी है उसके, तो वो सारे के सारे वैसे के वैसे उतार देना अभिवचन में आवश्यक नहीं है, बल्कि उसमें से मटेरियल फैक्ट्स या मटेरियल फैक्ट में भी जो है, मतलब उनका जो सार है कि क्या दोनों के बीच में तय हुआ है, उनके बाबत अभिवचन किए जाना चाहिए, न कि पूरे के पूरे एज इट इज उतार देना चाहिए। इस संबंध में आदेश 6 नियम 8 में जो है व्यवस्था की गई है। अब दस्तावेज के प्रभाव का कोई कथन। अभी दस्तावेज अभिकथन, जैसे मान के लिए दस्तावेज अभिकथन को सारवान रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। मूल रूप से क्या कहा गया है कि जो दस्तावेजों का अभिकथन है, जैसा अभी हमने पूर्व में देखा कि अनुबंध के बारे में बात करी, उसी प्रकार की दस्तावेजों के जो अभिकथन है उसको वैसा के वैसा पूरा उतारने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके सार को
कि क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच में क्या तय हुआ है, क्या कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उस बाबत जो है उतना पुरता अभिवचन किया जाना चाहिए। न कि यहाँ विधि अपेक्षा नहीं कर रही है, सीपीसी अपेक्षा नहीं कर रही कि आप जो है पूरे का पूरा एग्रीमेंट में क्या लिखा है पूरा एज इट इज आप उतार दें, ऐसा कहीं कतई आवश्यक नहीं है। आपको उसमें से जो सारवान रूप से उल्लेखित जो तथ्य है उनका उल्लेख उसमें किया जाना चाहिए, पूरा उसका पूरा दस्तावेज का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। अब आदेश 6 नियम 9 में भी जो 6 नियम 9 हमने अभी ये समझा कि दस्तावेजों के प्रभाव का कथन क्या होता है, उसके संबंध में भी हमने समझा। अब आदेश 6 नियम 10 क्या है, जैसे बताया गया कि कोई विद्वेष है, ज्ञान है आदि तथ्यों का उल्लेखित किया जाना चाहिए। मान के चले कि कोई मेलाइस नॉलेज या इस प्रकार से कोई बातें हैं जिसके संबंध में अभिकथन करना है, या हम ये कहते हैं कि इस संबंध में कि सब इनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी और इस प्रकार से इस मानसिक स्थिति के बारे में अगर हमें बताना है तो हमें इसके बारे में कि जहां ऐसे व्यक्ति का ज्ञान विद्वेष मानसिक स्थिति के बारे में हम बताना चाहते हैं, उसको हम स्पष्ट रूप से उसका हम उल्लेख करेंगे, बताएंगे कि भाई इस प्रकार से इसकी मनोदशा इस प्रकार से थी ये कृत्य करने में, तो इस बाबत हम उसको अभिवचन करना चाहिए। ये मतलब कुल मिलाकर ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको अगर हम छोड़ के चलते हैं और बाद में इसके संबंध में हम अभिवचन देने जाते हैं, वो साक्ष्य देने जाते हैं, हम बताते हैं कि सब ये वाली बात है, लेकिन कोर्ट भी तब देखती है कि क्या आपने इन बातों को अभिवचनों में लिया है। इसलिए अभिवचनों में इन बातों का लिया जाना जो बिल्कुल स्पष्ट स्पेसिफिक चीजें हैं जिनके बारे में होना चाहिए, कोर्ट के सामने भी वो चीजों को नॉलेज में आना चाहिए, वो हमें स्पष्ट करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं 6 नियम 11 क्या है, तो सूचना का तथ्य के रूप में उल्लेखित करना बताता है। अब जैसे किसी दो पक्षकारों के बीच में, वादी प्रतिवादी के बीच में कोई वाद है और उसमें वादी को यह बताना है कि सब प्रतिवादी को इस तथ्य का ज्ञान रहा है या उसको इस प्रकार से इस तथ्य के बारे में सूचना रही है, जानकारी में है ये तथ्य उसके, तो स्पेसिफिक रूप से वादी को इस बात का अभिवचन करना चाहिए कि इस तथ्य का ज्ञान प्रतिवादी को किस तरीके से है। तो ये सूचना के बारे में बताया जाना, क्योंकि जहां प्रकरण की परिस्थिति अनुसार वादी को ये चीजें बताना है कि प्रतिवादी को इन तथ्यों का ज्ञान है और उसके बाद भी उसके द्वारा इस प्रकार से कार्य किया गया है। मान के चले कि दो पक्ष के बीच में एग्रीमेंट है और किसी तीसरे पक्ष ने जो है उस भूमि को या उस मकान को या जो भी अचल संपत्ति उसको खरीद लिया। अब वादी ये बताना चाहता है कि सब तीसरे पक्ष को भी ये बात मालूम थी कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, तो इन सब बातों को बताने के लिए उसको स्पष्ट रूप से कि किस तरीके से उसको इस बात की जानकारी है उनका अभिवचन किया जाना चाहिए। यह बात जो है वह सूचना के बारे में आदेश 6 नियम 11 में बताया गया है। 6 नियम 12 की जो स्थिति है जिसको हम देखते हैं, तो 6 नियम 12 में ये स्पष्ट रूप से कहा और इसमें कि जैसे दोनों पक्षों के बीच में कोई इम्प्लाइडली कोई बात तय होती है या कोई मौखिक रूप से कोई बातचीत होती है, तो जैसे विवक्षित संविदा या संबंध के बारे में उसके बारे में बताया गया है। अगर ऐसी कोई विवक्षित रूप से कोई संविदा है या इस प्रकार का कोई संबंध है जो किसी पत्र के बारे में, किसी पत्र के द्वारा, किसी संव्यवहार के द्वारा या किसी प्रकार इस प्रकार का कोई वो है, तो उसके संबंध में उस बाबत अभिवचन किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि इस प्रकार से दोनों पक्षों के बीच में ये बातें हुई थी। आगे नियम 13 जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यहां पर कि यहाँ ऐसी कोई उपधारणा कोर्ट जिसमें ले सकती है उसके बारे में अभिवचन किया जाना आवश्यक नहीं होता है, या उसके बारे में पार्टीज के ऊपर कोई वो नहीं है कि वो प्लीड करें कि ऐसी उपधारणा इससे ली जाना चाहिए, या उस बारे में जो है कोर्ट जो है खुद ही उस बारे में उपधारणा लेगी। अब नियम 14 जिसमें कहा गया कि अभिवचन का हस्ताक्षरित होना बताया गया, और अभिवचनों का हस्ताक्षर मतलब वाद पत्र भी होता है, तो भी वाद पत्र भी जो है वो किसके द्वारा हस्ताक्षर होगा, पहले तो वादी के द्वारा हस्ताक्षर होगा। वादी यदि वादी हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है और कोई कारण है वो, या उसके द्वारा वादी के द्वारा अन्य किसी को अधिकृत किया गया है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो है उसको हस्ताक्षरित किया जाएगा, वादी के प्लीडर द्वारा जो है उसको हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रतिवादी के जब जवाब दावे की बात आती है तो जवाब दावे में प्रतिवादी द्वारा उसे हस्ताक्षरित किया जाएगा, या प्रतिवादी द्वारा जिसको अधिकृत किया जाता है
उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यह हस्ताक्षर किया जाना भी आवश्यक है। अब हमने देखा कि 6 नियम 14 में ये बातें हैं। फिर 6 नियम 14 क आया। 14 क में ये बताया गया है रजिस्टर्ड पते के बारे में। पक्षकार जहां अपना अभिवचन देते हैं वहां अभिवचनों के साथ में वे अपना रजिस्टर्ड पता भी देंगे। और रजिस्टर्ड पता क्यों दिया जाता है? क्योंकि कल को किसी भी पक्ष के विपरीत अगर कोई निर्णय पारित होता है, अपील की जाती है या उसको फिर सूचना उस व्यक्ति को भेजना है, तो फिर वह पता जो है, उसका जो प्रॉपर पता है, रजिस्टर्ड पता, वह उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। बताया गया है इसमें कि अगर पता गलत है तो न्यायालय जो है उसके संबंध में उसका डिफेंस काट सकती है या उस बारे में। तो मतलब ये एक महत्वपूर्ण ये बात है कि उसको अपना पता देना होगा, पता बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो कुछ संशोधन इसमें हुए, जैसे हमने 14 का को देखा, ये तो बात है। जैसे कुछ संशोधन में आदेश 6 नियम 3 क इसमें जोड़ा गया है, और जिसमें बताया गया कि जैसे कमर्शियल कोर्ट फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, किस प्रकार से कमर्शियल कोर्ट्स में जो है प्लीडिंग्स ली जाएगी, तो उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि उच्च न्यायालय के जो नियम है, हाई कोर्ट रूल्स और प्रैक्टिस डायरेक्शन जो दिए गए हैं, उसके अनुसार जो है प्लीडिंग्स का प्रारूप रहेगा। 3 क में बताया गया। आदेश 6 नियम 4 क भी जोड़ा गया, जिसमें बताया गया जो मध्य प्रदेश के लिए संशोधन है और जिसमें कि कृषि भूमि के संबंध में है, तो वहां पर जो सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1960 है, जिसके अनुसार ये बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति के पास में इस एक्ट के अनुसार जो धारण क्षमता बताई गई है उससे अधिक कृषि भूमि है, तो वो उसके बाबत, या अगर नहीं भी है तो उसके बाबत वो उल्लेख करेगा, उसमें प्लीडिंग करेगा और बताएगा कि उसके पास धारण क्षमता से अधिक कृषि भूमि है या नहीं, और अगर है उसके पास या इस संबंध में कहीं इस विधान के अंतर्गत कहीं कोई विवरणी लंबित है तो उसका भी वो उल्लेख करेगा। उसमें बताएगा कि इस प्रकार की विवरणी जो है वो सक्षम न्यायालय में चल रही है, तो ये अभिवचन करना भी उसको आवश्यक है। अब आदेश 6 नियम 15 को हम देखते हैं, तो 6 नियम 15 में वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स के बारे में बताया गया कि प्लीडिंग का सत्यापन कैसे किया जाएगा। जब वाद पत्र के अंत में या जवाब दावे के भी अंत में, तो ये बताया जाना आवश्यक है कि प्लीडिंग्स में कि प्लीडिंग का कितना भाग जो है वह पक्षकार के ज्ञान के आधार पर सत्य है, और यह भी बताया जाना आवश्यक है कि उसमें कितना भाग जो है प्लीडिंग में बताया गया है वह उसके अभिकर्ता द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर सत्य होने का वो विश्वास करता है। वह किस तारीख को वह सत्यापन कर रहा है उसका उल्लेख होना चाहिए, किस स्थान पर वह सत्यापन कर रहा है इस बात का उल्लेख होना चाहिए। तो इस सत्यापन के संबंध में जो बताया गया है वह आदेश 6 नियम 15 में बताया गया है। यहां पर इस वेरिफिकेशन होने के बाद में उस व्यक्ति के दस्तखत उस पर होना, हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो ये 6 नियम 15 जो साथ ही इसमें 6 नियम 15 में कि वाद पत्र के साथ या वादोत्तर के साथ में समर्थन में शपथ पत्र भी होना आवश्यक है पक्षकार का। अब 15A जो इसमें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और जिसमें बताया गया है कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स के संबंध में जो वेरिफिकेशन होते हैं, तो वे भी इसी प्रकार से बताया गया कि उसमें भी वो अभिवचन करेंगे और बताएंगे कि कितने पैरा जो है, कितना पद जो है, या कहां तक का उसका जो अभिवचन है उसकी जानकारी स्वयं पक्षकार को और कितनी जो है अपने अभिभाषक द्वारा उसको जानकारी दी गई है। अगर इस प्रकार से वो अभिवचन नहीं करते हैं तो उनके डिफेंस को काटा जा सकता है, या न्यायालय उनके अभिवचनों को काटने का या उनके वाद को जो है वो वापस लौटाने संबंधी भी कार्रवाई न्यायालय कर सकती है। तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि उसको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। तो साथियों, आज हमने आदेश 6 नियम 1 से आदेश 6 नियम 15A तक समझा, और हम अपने अगले वीडियो में जो आदेश 6 के संबंध में आदेश 6 नियम 16 से आदेश 6 नियम 18 तक हम समझेंगे, और जिसे हम अपने पार्ट 2 में उसको विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक करें एवं अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपके द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हमें भी और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद।